बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड वीडियो है स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अ सीरीज़ आरएलसी सर्किट में, और इसमें प्राइमरीली हम पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके जो सवालात थे उसी को लेकर चलेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी हमारी वही है जो पिछले वीडियो में भी है। ये 5 स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं। ये सवाल नंबर 8.7 है, उसकी सेकंड पार्ट है। बेसिकली यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी गई है, बाकी सवाल वही है। और यहाँ पे भी हमने VT और IT मालूम करना है। और जैसे कि आपको मालूम है कि VT जो है वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और IT हम कहते हैं करंट थ्रू इंडक्टर को। तो आइए पहले स्टेप पे हम सबसे पहले t<0 के लिए सर्किट को ड्रॉ करते हैं, और फिर हमें इनिशियल कंडीशंस मालूम करते हैं I0 और V0। तो अब t<0 पे ये देखिए, t0 से पहले ये t0 पे इसको ये ओपन कर रहा है, इसका मतलब t0 से पहले ये क्लोज्ड है। तो जब ये स्विच क्लोज्ड है तो क्या होगा कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये बहुत देर से क्लोज्ड है, स्टेडी स्टेट में है, तो इंडक्टर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन सर्किट, और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा जो वोल्टेज सप्लाई किया गया है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उसके मुताबिक। तो आइए सबसे पहले हम करंट को देखते हैं। करंट जिसको हम I0 कहेंगे t<0 पे। तो ये सर्किट है, अब इसमें करंट देखिए, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है इसके थ्रू। तो ये दो रेजिस्टेंस है रास्ते में, 4 और 1। तो इसलिए हम 24 को 4 + 1 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 एम्पेयर करंट जो है वो I0 है। अब अगला स्टेप है हमें V0 मालूम करने का, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो, तो यहाँ पे वही वोल्टेज होगा जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है। करंट हमें मालूम है 4.8 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4.8 वोल्ट जो है वो हमारा V0 आ जाएगा। सो V0 इज़ 4.8 वोल्ट। अब हम आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप पे। ये हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें हमें dV0 dt मालूम करना होता है। अब dV0 dt का हमने ये फार्मूला यहाँ से डिराइव किया हुआ है कि बेसिकली ये I0 डिवाइडेड बाई C है, और जब सर्किट क्लोज्ड हो तो I0 और IC सेम है, तो इसीलिए हम IC या I0 को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तब I0 4.8 है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये dV0 dt 4.8 डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। C की वैल्यू 0.25 है, तो इसलिए ये 19.2 वोल्ट्स पर सेकेंड हो जाएगा। थर्ड स्टेप पे आ जाएं। थर्ड स्टेप पे हमें अल्फ़ा और ओमेगा नॉट कैलकुलेट करना होता है फॉर सर्किट t>0। अब t>0 पे हम इनको शॉर्ट या ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम ट्रांजिएंट पीरियड में हैं, तो ये दोनों मौजूद हैं सर्किट के अंदर। और यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा जो है वो टोटल रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस तो बाहर हो गया क्योंकि स्विच ओपन है, ये बाहर है, तो हमारे पास ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, उसको यूज़ करेंगे, और L1 हेनरी है, उसको यूज़ करके तो अल्फ़ा आ गया हमारा 2। अब आ जाते हैं ओमेगा। ओमेगा इज़ 1/√LC। L और C के वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा भी 2 आ गया। अब जैसे हम यहाँ से मालूम करते हैं कि ये चूँकि अल्फ़ा और ओमेगा बराबर है, तो ये हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड केस है। 3 केसेस होते हैं, आपको ये पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 3 केसेस हैं। एक है ओवर डैम्प्ड केस, एक क्रिटिकली डैम्प्ड केस, और एक अंडर डैम्प्ड केस। तो जब ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, अल्फ़ा ओमेगा के बराबर है, और अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ओमेगा हो तो ये ओवर डैम्प्ड केस हो जाता है, और अल्फ़ा लेस देन ओमेगा हो तो ये अंडर डैम्प्ड केस है। तो हमने इस फार्मूले को अब इस्तेमाल करना है। तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड केस के लिए ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम इस फार्मूले को लेकर आगे चलेंगे। चौथे स्टेप पे चलते हैं। तो ये हमारा फार्मूला आ गया
यहाँ से अल्फ़ा ओमेगा की वैल्यू डाल के हमने ये निकाल लिया। अब हमें अल्फ़ा पता है, इसको पुट कर देंगे, और वी एस जो कि फाइनल वेलोसिटी या स्टेडी स्टेट वेलोसिटी है उसको पहले मालूम कर लेंगे। तो ये अल्फ़ा हमारे पास 2 है तो हमने ये 2 पुट कर दिया। अब वी एस के लिए देखिए यही सर्किट है। वी एस जो है वो कैपेसिटर जिस पे फुल्ली चार्ज हो गया है उस पर, यानी टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे, अब यहाँ पे यानी ट्रांजिएंट से बाहर चला गया तो फिर इंडक्टर शॉर्ट हो गया और कैपेसिटर ओपन हो गया। अब ये आपने देखना है कि ये कितने वोल्ट पे चार्ज हो रहा है यहाँ पे। तो ये वोल्टेज सोर्स है और ये ओपन सर्किट है, तो तमाम वोल्टेज इसी के क्रॉस अपेयर हो जाना है। तो ये 24 वोल्ट पे चार्ज होगा, तो इसलिए हमें वी एस जो है वो 24 मिल गया। तो वी एस एस यानी स्टेडी स्टेट, जिसको हम कैपिटल वी एस भी कहते हैं, ये 24 वोल्ट आ गया। अब इसको भी यहाँ पे हम प्लग इन कर देंगे। तो अब ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गया। अब इसमें से हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू मालूम करनी है। तो अल्फ़ा 1 के लिए अगर आपको याद हो कि हम पहले इस इक्वेशन में t = 0 पुट करके एक इक्वेशन लेते हैं। तो जब t = 0 पुट किया हमने तो ये v0 हो गया 24, और यहाँ से सिर्फ a1 आ जाएगा क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, t 0 है, और e⁻0 1 के बराबर है, तो ये आ गया। तब v0 हमने पिछले वीडियो में निकाला था 4.8, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा 1 या a1 जो है वो -19.2 मिल गया। अब a2 के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, टेक द डेरिवेटिव ऑफ v, और ये हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव जो इस टर्म का है। तो आप ये चूँकि प्रोडक्ट टर्म्स है, 2 हिस्से हैं इसके, ये 24 तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म और सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म, ये जो हमारा फार्मूला है प्रोडक्ट के डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, उससे इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम t = 0 पुट कर देंगे। तो t = 0 पुट कर दिया, dv0 dt आ गया, और इसको आप यहाँ पे भी, अब ये टर्म ख़त्म हो गया तो ये दोनों टर्म्स रह गए, ये हमारे पास आ गया -2a + a1। अब यहाँ पे हम a1 की वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं, उससे पहले हमने dv0 dt की वैल्यू हमने पहले मालूम किया है, उसको यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। ये 19.2, तो यहाँ पे 19.2 हमने प्लग इन कर दिया। अब इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू पुट करके a2 निकाल लेंगे। तो यहाँ a1 हमने पुट कर दिया, तो a2 भी -19.2 ही आया। तो अब ये a1 और a2 की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारा मेन इक्वेशन या फाइनल इक्वेशन जो है वो हमें इस तरह से मिल गया। भाई एक इसी सवाल का एक और ऑप्शन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे अभी हमने करंट मालूम करना है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। इंडक्टर करंट हमने पता है फार्मूला, इंडक्टर करंट और कैपेसिटर करंट चूँकि सेम है तो हम IT = C dV/dt लिख सकते हैं, और C की वैल्यू 0.25 है, और इस VT को हमने यहाँ पे लिख के डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये डिफरेंशियल आप उसी तरीके से प्रोडक्ट टर्म्स की डिफरेंशिएट फिर से करेंगे। यहाँ पे ये उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा जो IT यानी इंडक्टर करंट है। ये अब इसी सवाल 8.7 का जो थर्ड पार्ट है उसको हम करते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ यही रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर दिया अब उन्होंने। अब इसको 1 ओम कर दिया, पिछले में 4 था, उससे पहले में 5 था। अब आइए देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा। टेक्निक या प्रोसीजर हम वही करेंगे। यहाँ पे भी हमने VT और IT मालूम करना है। तो स्टेप्स हमारे वही हैं। t<0 पे जो सर्किट है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास t<0 पे ये सर्किट है, जबकि ये क्लोज्ड है। तो इसी तरह ये इंडक्टर शॉर्ट हो गया, और ये तो अब
वही सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होने की वजह से अब हमारा करंट जो है 24 डिवाइडेड बाई 1 ओम प्लस 1 ओम, तो ये करंट आ गया 24 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 12 एम्पेयर करंट। और वही फार्मूला कि 12 एम्पेयर करंट है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वही हमारा V0 है, तो V0 जो है वो 12 इंटू 1 यानी 12 वोल्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आइए हम dV0 dt पे, तो I0C, I0 हमने यहाँ से मालूम कर लिया 12 और C की वैल्यू हमें पता है, तो ये dV0 dt जो है वो 48 निकल रहा है। याद रहे कि ये जो है t ग्रेटर देन 0 पे जो सर्किट है वो है जहाँ पे इस स्विच को हमने ओपन कर दिया है, और ये अभी ये ट्रांजिएंट स्टेट है, इसलिए हम इनको शॉर्ट या ओपन नहीं कर रहे हैं। अब आ जाएं थर्ड पार्ट में, अल्फ़ा और ओमेगा इसी सर्किट से कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला वही है, वैल्यू सिर्फ चेंज है। अब यहाँ पे अल्फ़ा आ गया 0.5, ओमेगा वही रहेगा 2। अब यहाँ अल्फ़ा लेस देन ओमेगा है, तो ये कंडीशन है अंडर डैम्प्ड कंडीशन। वी हैव एन अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। तो जो 3 ऑप्शन हैं उसमें हमने इस वाले को अब चूज करना है अंडर डैम्प्ड के लिए। तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है। आइए यहाँ पे हम तो अब हमने मेन इक्वेशन लिखना है। ये हमारे पास हमने लिया था, ये अंडर डैम्प्ड के लिए ये फार्मूला है, इसका वोल्टेज फार्मूला। सबसे पहले अल्फ़ा के ये अच्छा इसमें है WD या ओमेगा D है, इसके ये फार्मूला है। अब हमने ओमेगा D को मालूम कर लेना है। ओमेगा 2 है और अल्फ़ा 0.5, ये हमने पुट कर दिया तो 1.936। और हमने VS मालूम करना है, बिल्कुल उसी तरह से t ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ग्रेटर देन 0 यानी अब स्टेडी स्टेट पे आ गया। ये इंडक्टर को हमने शॉर्ट कर लिया, ये कैपेसिटर भी ओपन आ गया, और जो 24 वोल्ट है उसी पे अब ये चार्ज हो गया, क्योंकि ये करंट और कहीं से फ्लो नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे, यानी VSS 24 वोल्ट आ गया। तो अब हम ये तमाम चीज़ों को हम प्लग इन कर देते हैं। ये 24 हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिया, ओमेगा D प्लग इन कर दिया, और अल्फ़ा -5 है वो प्लग इन कर दिया। तो अब ये हमारा रेस्पॉन्स आ गया। अब इसमें से हमने A1 और A2 की वैल्यू मालूम करनी है टू गेट द फाइनल इक्वेशन। टेक्निक यहाँ पे t = 0 पहले पुट करेंगे हम, तो t = 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में। 24 कॉस टर्म जो है वो 1 हो जाएगा, साइन टर्म 0, तो ये आ गया। V0 हमने पहले निकाल लिया था, 12 है, 12 वोल्ट। तो उसको जब हम प्लग इन कर देंगे तो यहाँ से अल्फ़ा या A1 -12 आ गया। अब इसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसको। आइए इसकी डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं इसको। उसी तरीके से आपने ये जो है इसको 2 हिस्सों में कर लिया। फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इस तरह से आपने यानी प्रोडक्ट टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लिया। और अगर जब यहाँ पे t = 0 हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रेडिएशन आ गया। dV0 dt हमने पहले मालूम कर लिया था 48, अब उसको हम प्लग इन कर देंगे तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम A1 की वैल्यू पुट करके A2 निकाल लेंगे। तो A1 हमने पुट कर दिया, तो A2 21.694। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम अपने मेन इक्वेशन में इस वाले में पुट कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया वोल्टेज। और अब हमें करंट मालूम करना है, बिल्कुल पिछले। तो इंडक्टर के लिए भी हमने ये वोल्टेज ले लिया, जो फाइनल वोल्टेज हमने निकाल लिया था उसको अब हम इस फार्मूले में डालेंगे कि I/C dV/dt। IC है एक्चुअली, लेकिन IC और IT सेम है, बराबर है। तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, इसको कुछ इस तरह से आ गया ये। और फाइनली जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे,
तो ये आंसर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करके और 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। शुक्रिया।